वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी क्लास 12th की, उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो कि हमने आखिरी में स्टार्ट किया है ना। रिवर्स ऑर्डर में चले हम लोग। तो चैप्टर 1 जो चल रहा था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था हमने। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं अपनी ऐप के अंदर और यूट्यूब पे बिनोरी लाइव क्लासेस के अंदर। अब आज सेकंड पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। जो चैप्टर नंबर 1 है अपना, वो है संबंध एवं फलन। ठीक है। इस बीच में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कोशिश की है बेटा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की, जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। चलिए अब आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रिलेशन के बारे में हमने पहले क्या पढ़ा था। संबंध जो है वो हमारा पहला हिस्सा है इसमें, और फलन जो है वो दूसरा हिस्सा है। ठीक है। तो संबंधों को आर से शो करते हैं। किस किस की तरह के होते हैं? सबसे पहले स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता। अगर ये तीनों ओके यस होती है तो हम बोलते हैं तुल्यता संबंध है, नहीं तो नहीं है। कोई भी अगर एक कंडीशन मना हो जाती है तो नहीं है। स्वतुल्यता मतलब खुद का खुद के साथ। सम्मितता मतलब ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए दोनों वैलिड होने चाहिए। जो संक्रामकता है, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी दोनों मिलाकर बनाए यदि ए रिलेशन सी, तो अपन बोलेंगे संक्रामकता वैलिड है। ठीक है। तो करें स्टार्ट आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये 8 से है। तो ए जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 1 2 3 4 5। ए जो है वो समुच्चय दे रखा है हमें 1 2 3 4 5, और साथ में बी जो है आर दे रखा है। आर जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो इस प्रकार से है। ए कॉमा बी के अंदर, ए कॉमा बी में क्या बोला है? मॉड ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी सम है। ठीक है। मैंने यहाँ जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए बेटा इस चैप्टर के, कोशिश ये की है आपको थ्योरेटिकल पार्ट कम से कम लिखना पड़े, एक्सप्लेनेशन आप दे सके, है ना। फिर अपने शब्दों में थ्योरी उसकी बना के लिख दें कि भाई हाँ ये चीज है इसलिए ये हुआ है। तो अब ये तो अपने वो क्वेश्चन दिया है। ठीक है। अब अपन को स्टार्ट करना है सबसे पहले कि वही तीनों पॉइंट, स्वतुल्यता, सम्मितता एवं संक्रामकता। आज हम इसको कंप्लीट करके फलन पे एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में, इसलिए बने रहें वीडियो के अंदर। पहले संबंध पढ़ लेते हैं, फिर अपन फलन स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो हमें क्वेश्चन बोला है फिर वो करते हैं। आर हमें दिया है मॉड ए माइनस बी सम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट स्व तुल्यता, है ना। एक ही पैटर्न पे चल रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन के अंदर लिखने का तरीका बस बदलाया था। ठीक है, तो आ गया होगा आपको। चलिए अब ए आर ए ये बनाएगा हमारे लिए मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर 0। ठीक है। तो आप ये बोलेंगे यहां पे जो कि सम है। तो ये 0 अगर सम है तो ये हो गया हमारा, अतः स्वतुल्यता, स्वतुल्यता है। ठीक है, स्वतुल्यता है। अब आते हैं आगे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? स्वतुल्यता के बाद सेकंड पॉइंट है सम्मितता या सम्मित। अब सम्मित में यदि ए आर बी, मतलब क्या देगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है, तब बी आर ए, जरा देखें,
बी माइनस ए। अगर ये सम है तो ये भी सम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मॉड के अंदर है। आप क्या बोल सकते हैं यहां पे? यहां बोल सकते हैं अपन इसको मॉड माइनस कॉमन ले ले भाई, ए माइनस बी, और ये मॉड माइनस को खा जाएगा तो ए माइनस बी सम होगा। अतः सम्मित है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, संक्रामकता। ठीक है, संक्रामकता देखते हैं भाई। पॉइंट नंबर थर्ड, संक्रामक। यदि अब बात करें ए आर बी, ठीक है, यदि ए आर बी, तो देखें ए आर बी क्या देगा हमें? मॉड ए माइनस बी सम, व बी आर सी ये क्या देगा? मॉड बी माइनस सी सम। तब इन दोनों को जोड़ के देखें, यदि इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये बी से बी कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया ए माइनस सी। ठीक है, बन रहा है ए माइनस सी। तो हम क्या बोलेंगे? ये सम है तो ए माइनस सी भी सम होगा। ठीक है, अब ये सम होगा तो इसने हमें क्या दिया? इसने दे दिया ए आर सी, अतः संक्रामक है। तो तीनों बिंदु सेटिस्फाइड हो रहे हैं, अतः तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब आपने ए और बी से ही देखा, इससे क्यों नहीं देखा 1 2 3 4 5 से? तो कोई भी आप रख के देख लीजिए वैल्यू, जो मैंने मेथड डाला है उसमें आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, बस वैल्यू आपको 1 से 5 तक के बीच में लेनी है। ऑटोमेटिकली आप यहां पे पाएंगे कि सॉल्व हो जाएगा। देखो स्वतुल्य में अगर मैं 1 लूंगा तो 1 माइनस 1 ही करूंगा, 0 बनेगा। सम्मितता में अगर मैंने 1 और 3 लिया तो 1 माइनस 3 कितना बना? सम बना। तो 3 माइनस 1 वो भी सम बनेगा, हो रहा है। उसके बाद वहां पे मैं लूंगा 1 माइनस 3 सम है, 3 माइनस 5 सम है, तो 1 माइनस 5 भी सम आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे ये तीनों कंडीशन पे वर्क करेगा, इसलिए मैंने आपको कॉमन ए बी सी लिया है। ठीक है, अब इसी में बोला है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला है बेटा कि इसी क्वेश्चन में 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 3 5 व 2 4 दोनों के लिए के सभी अवयव, है ना, के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, ये अपन को बताना है कि एक दूसरे से सभी अवयव संबंधित हैं। चलिए बता देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित हैं, यही बोला है। हाँ यही बोला है भाई। फिर आगे क्या बोला है? फिर बोला है प्रश्न में, और परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, 1 3 5 ये यहां पे क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और फिर बोला है 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु दोनों आपस में
संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो अपना कंबाइन था। ठीक है, 1 2 3 4 5 के लिए, उसके लिए हमने सिद्ध किया। अब हमें 1 3 5 के लिए चेक करना है, तो भी सेम आ रहा है। ठीक है, फिर हमें 2 4 के लिए चेक करना है, तो भी सेम आ रहा है। परंतु जो 1 3 5 और 2 4 है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है, आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। मतलब ये कि जो 1 3 5 के अवयव है वो खुद तो है आपस, ठीक है, लेकिन 1 3 5 वाले 2 4 के साथ संबंधित नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन में 3 भाग पूछे आपसे घुमा घुमा कर। ठीक है, करें स्टार्ट, तो करते हैं। अब देखिए, पहले तो 1 3 5 के लिए जब आप कोई भी लेते हैं इसके अंदर, तो आर, यहां पे आर जो बनता है वो बनता है 1 -3 2 सम है। और चेक कर लीजिए। ठीक है, 3 -5 2 सम है, 1 -5 4 सम है। अतः ठीक है, संबंधित है। ये तो हो गया। अब आ जाओ 2 और 4 के लिए, सिर्फ चेक करके देना है संबंध है ही नहीं है। ठीक है, 2 और 4 के लिए करके देखो। r बराबर 2 -4, अतः अब आपस में देखो दोनों के लिए, है ना, आपस में एक वैल्यू इसकी उठानी है, एक इसकी उठानी है। 1 -2 और करके देखो, 1 -4, अतः आपस में संबंधित, है ना, आपस में संबंधित नहीं है। अब आ गया समझ में? ठीक है, 1 3 5 के लिए जब करके देखा संबंध बन रहा है, जब आपने 2 और 4 के लिए करके देखा संबंध बन रहा है, लेकिन जैसे ही अपन दोनों के कंबाइन में शिफ्ट हुए एक भी संबंध नहीं आ रहा है। तो यहां यही बोल रहा था वो, ये आपको सिद्ध करके देना था कि 1 3 5 के लिए संबंध हो रहा है, 2 4 के लिए संबंध हो रहा है, बट दोनों को मिला के संबंध नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नंबरिंग मैंने नहीं डाल रहा आपके लिए यहां पे, अब आपको ठीक है सेल्फ नंबरिंग बुक से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन जो बोला है वो बोला है समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू z। ए में जो बोला है वो बोला है x बिलोंग्स टू z। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय 0 से 12, आ गया 0 to 12 x की वैल्यू। अब आपको फर्स्ट जो चेक करना है वो चेक करना है कौन सा वाला, a -b 4 का एक गुणज है। r बराबर a, b, a -b ऑड में है, 4 का एक गुणज है। करें शुरू, वही अपना प्रोसेस प्रोसेस वही रहेगा, करते जाओ जल्दी जल्दी। अब जब आप करेंगे 4 का गुणज है, देखिए जरा, सबसे पहला अपना स्वतुल्यता। स्वतुल्यता मतलब ए आर ए, जब ए आर ए करेंगे अपन तो आर बराबर बनेगा मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, 4 का गुणज है। ठीक है,
तो यहां पे ये बोल सकते हैं अपन a माइनस ए जो है वो 0 बनाया, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का गुणज है। अब आएंगे अपन इस पे सममितता पे। सममित में बोलूंगा मैं, यदि ए आर ए, सॉरी ए आर बी होगा ना सममित के लिए, तो ए आर बी कितना बन जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, तब बी आर ए बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा। वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई अगर a माइनस बी 4 का गुणज आ रहा है तो b माइनस ए भी तो सेम आएगा मॉड के अंदर, तो सेम आएगा तो वो भी 4 का गुणज होगा। अगर ये था तो ये होगा, ठीक है, ये होगा तो फिर क्या होगा, अपन बोलेंगे अतः सममित है। अब आते हैं संक्रामकता पे। यदि ए आर बी कितना बनता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज, व बी आर सी मॉड ऑफ बी माइनस सी, ये भी बन रहा है 4 का गुणज, ठीक है। तब दोनों को ऐड किया अपन ने, दोनों को जोड़ते हैं वापस से, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी 4 का गुणज प्लस b माइनस सी 4 का गुणज, ऐसे लिख के जोड़ दो, कितना बन जाएगा, a माइनस सी 4 का गुणज। तो अगर a माइनस सी आ गया तो आप क्या बोल सकते हैं, ए आर सी। अतः संक्रामक होगा। अब संक्रामक होगा तो यहां देखो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अगर तीनों पॉइंट यस में आ रहे हैं तो कौन सा संबंध होगा, तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग दिया है a बराबर b, कर लेते हैं वो भी। सेकंड पार्ट में दिया है a कॉमा बी, a बराबर b, ये हमको बोला है सेकंड पार्ट में। वापस से वही सारी चीजें पॉइंट्स चेक करने, ठीक है। कोई इतना टफ नहीं है बेटा, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, कोई टफ नहीं है। होता क्या, आप पहले से ही टफ मान लेते हो, मान लेते हो तो फिर वो कर नहीं पाते, ठीक है। चलो शुरू करें सेकंड पार्ट। तो अब अपन को बोला है a बराबर b है, इसका सॉल्यूशन देखें, स्वतुल्य, क्या लोगे, ए आर ए इंप्लाइज, क्या इंप्लाई हुआ, तो ये बन गया अपने पास a बराबर a, होता है ना, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, होता ही है। अतः स्वतुल्य है। सेकंड पे आ जाओ, सममित, यदि
ए आर बी, क्या बोल रहा है, ए बराबर बी है, तब बी आर ए, बी बराबर ए होगा, है ना, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होगा, अतः सम्मित है। थर्ड पॉइंट, संक्रामक। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बुक के ही क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक के प्रश्न है, उसमें ही दे रखा है स्वतुल्यता, सम्मित और यहाँ पे संक्रामक। देखिए जरा, यदि ए आर बी मतलब ए बराबर बी है, वह बी आर सी मतलब बी बराबर सी है, तब ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो आप क्या बोलेंगे, ए बराबर बी बराबर सी, अतः ए बराबर सी, ए आर सी संक्रामक होगा। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो कौन सा संबंध है, तुल्य संबंध है, ठीक है, तो तुल्य संबंध है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर ये 9 जो भी था आपका वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जरा उसमें क्या बोला है। अब इसमें बोला है हमें कि यस, अब ये तुल्यता संबंध वाला पार्ट खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, तो एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, छोटा सा, वो ले रहा हूं मैं। ये आपके जो मॉडल पेपर आया उसमें भी आया है, समुच्चय एन में, ठीक है, एन में आर इक्वल टू दे रखा है हमें ए कॉमा बी, साथ में बोला है ए माइनस बी बराबर, सॉरी, ए बराबर बी माइनस टू, ए बराबर बी माइनस टू, और जो बी है वो ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट दिया है 2,4 बिलोंग्स टू आर, फिर दिया है आपको 3,8 बिलोंग्स टू आर, थर्ड दिया है 6,8 बिलोंग्स टू आर, और फोर्थ दिया है, वो दिया है 8,7 बिलोंग्स टू आर। अब सब यहां पे ये बोलना चाह रहा है भाई इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो वैलिड होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। अब आप अगर इसको ढंग से देखें तो एन होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आर बराबर ए कॉमा बी दिया है, हमें ए और बी की वैल्यूज उठानी है, लेकिन बी जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे बी जो होगा वो सेकंड वाला है, तो ये तो यहाँ पे 4 है, ये तो वैसे ही कट हो गया, 8 8 7, यहां तीन जो कंडीशन है वो वैलिड आ गई। अब अपन देखते हैं आर बराबर बनाकर कि क्या बन रहा है, ठीक है। अब बी की वैल्यू मैंने पहले 7 रखी, तो ए कितना आया, ए देखो 7 माइनस 2, ए 7 में से 2 गया तो यहां गया 5 और 7, एक तो ये बना, ये कॉम्बिनेशन है नहीं है। अब मैंने बी की वैल्यू रख रहा हूं मैं 6 से बड़ी, 7 रखी, अब 8 रखी, बी की वैल्यू 8 रखी, 8 माइनस 2 6, ठीक है, और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो आप 6,8 मिल रहा है क्या आपको, मिल रहा है, बस हो गया काम।
5,7 होता तो वो होता आंसर, 6,8 है तो ये बनेगा आंसर, ये नहीं बनेगा तो ये आ गया अपना 6,8 आंसर आ गया। रिलेशन जो बनेगा संबंध इनमें से वो 6,8 के लिए बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटा क्वेश्चन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आगे अपने फलनों पर। ये अपना संबंध वाला पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कुछ क्वेश्चन बचे हैं। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिए। जो फलन संबंध वाला पार्ट है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब अपन चलते हैं फलनों पे। तो फलन जो है, पहले फलनों के प्रकार से शुरू करते हैं। फलनों के प्रकार। अब सबसे पहले आपको यह पता है ये कि जब भी प्रांत और परिसर है ना, क्लास 11th में पढ़ के आए, प्रांत परिसर सहप्रांत पढ़ के आए सभी। प्रांत सहप्रांत और परिसर मतलब ये कि ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है। ये ए है, बता रहा हूं मैं पूरा डिटेल में वापस से। ठीक है, जितना अपने लिए जरूरी है अभी समझने के लिए। तो ये ए है को अपन बोलेंगे प्रांत, बी को बोलेंगे हम सहप्रांत, और बी में जिन अवयवों का प्रतिबिंब होगा उनको बोलेंगे परिसर। ठीक है, अब ये ए से बी में कोई फलन है, ये मैंने बोल दिया। फलन जो है वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर। ए के पास जो एलिमेंट है या अवयव है वो है 1 2 3 एंड 4। बी के पास है प्रांत में अवयव है वो है 1 4 9 10 और 16। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ए और बी है, प्रांत और सहप्रांत बने हुए हैं। पहले आराम से ये समझ लें, प्रांत और सहप्रांत बने हुए हैं। फलन जो है वो fx बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अपना हो गया प्रांत सहप्रांत। अब देखो ये आपको पता है यहां पे fx बराबर एक्स स्क्वायर बोला है। अब अगर fx बराबर एक्स स्क्वायर बोला है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? 1 का 1 से, 2 का 4, 3 का 9 एंड 4 का 16। ठीक है, कोई भी फलन तभी डिफाइन होगा जब सहप्रांत का अवयव प्रांत में है। ठीक है, उसके अलावा प्रांत में ये ध्यान रखें कुछ भी बिना ज्वाइंट के खाली नहीं छूटना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि हर एक का एक अवयव यहां पे होगा ही होगा। ठीक है, तो कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। एक एक ही, अब पहले आप एक एक ही से छोड़ो, पहले आप प्रांत समझो। तो प्रांत क्या बना? प्रांत बना बेटा 1 2 3 4। ठीक है, सहप्रांत क्या बना? ये बना 1 4 9 10 16 बन गया। परिसर क्या बना? जो काम में आए अवयव। कौन कौन से आए? 1 4 9 16, 1 4 9 16। ठीक है, 10 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, 10 का नहीं बना। तो ये अपना प्रांत हो गया 1 2 3 4, सहप्रांत हो गया 1 4 9 10 16 एंड परिसर हो गया 1 4 9 16। इस प्रकार से अपन ने प्रांत, सहप्रांत और परिसर पहले समझ लिया। अब आपको जो 12th में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है समझिए। एकेकी। एकेकी मतलब एक प्रांत का सहप्रांत में एक ही कॉम्बिनेशन हो, मतलब ये जो है एक का एक ही अवयव से प्रतिबिंब हो। ठीक है, अब वो प्रतिबिंब हो तो अब देखो यहां पे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जल्दी जल्दी रिवीजन वाला टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल में नहीं समझने का टाइम नहीं है। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है बेटा तो फिर अलग से जब वीडियो बनेगा, अभी 11th क्लास के वीडियोस चल रहे हैं उसमें आ जाएगा प्रांत सहप्रांत प्रतिबिंब किस प्रकार के वर्डिंग्स अपन यूज करते हैं। अभी यहां पे समझिए शॉर्ट में। तो एक एक ही फलन में क्या होता है, हर एक प्रांत से सहप्रांत का जो एक ही फलन के साथ कॉम्बिनेशन हो, और ठीक है एक का एक के साथ अगर कहीं भी दो के जॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या हुआ, ये तो यहां पे समझ में आ गया। यदि ये आ गया -1 तो इसका भी क्या होगा, यहां पे जाएगा, तो यह एक एक ही नहीं होगा, है ना।
एक एक ही था, यहां तक एक एक ही है, ठीक है, यहां तक एक एक ही है, और जैसे ही हमने -1 इसमें ऐड कर दिया तो यह एक एक ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके जो बी में 1 है उसके दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, 1 एंड -1, ठीक है, इसलिए एक एक ही नहीं रहा। आगे बात समझ में? तो ये फलन जो है वो इस कंडीशन में एक एक ही हो गया, इसे बोलेंगे अपन एक एक ही फलन, ठीक है। अब एक एक ही फलन समझ में आ गया कि प्रांत और सहप्रांत जो है उसमें एक ही जॉइंट होगा, है ना, एक वैल्यू प्रांत के लिए एक ही सहप्रांत में वैल्यू डिफाइन होगी, तब वो कहलाएगा एक एक ही फलन। अब एक एक ही फलन के बाद हमारे आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या होता है? आच्छादक फलन में बेटा सह प्रांत और बराबर परिसर हो जाए, सह प्रांत बराबर परिसर हो जाए तो हो जाएगा आच्छादक फलन, ठीक है। आच्छादक फलन कौन सा होगा? जिसमें सहप्रांत बराबर परिसर हो जाए। इसका मतलब सह प्रांत में जो भी मान आ रहे हैं वो सब जॉइंट्स हो जाए प्रांत के साथ, कोई भी अकेला ना छूटे तो कहलाएगा परिसर, ठीक है। तो सह प्रांत बराबर परिसर, देखो यहां पे सह प्रांत में तो 1 4 9 10 16 आ रहा है, लेकिन 10 का कोई भी जॉइंट नहीं मिला आपको, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया परिसर में जाके 1 4 9 16, ठीक है। तो ये होगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उन्हें बोलेंगे एक एक ही आच्छादक फलन, मतलब उनका एक ही रिलेशन है, एक ही फलन में है, और आच्छादक है मतलब सहप्रांत बराबर परिसर है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा एक एक ही आच्छादक, किस प्रकार से आपको एक एक ही फलन और आच्छादक फलन होता है, ठीक है। अब अपन को दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ एग्जाम्पल में एक सेट है 1 2 3 और इसको बोला हुआ है 1 2 3, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहां पे ये एक एक ही है, आच्छादक है कि दोनों है ना। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3, ये 1 2 3, फिर हमको बोला है यहां पे भी 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये हमको फलन बोला है। तो यहां पे एक एक ही है, वह आच्छादक भी है, ठीक है। एक एक ही व आच्छादक दोनों हैं इसमें, पता लगा कैसे? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। क्या गणित वाला क्वेश्चन भी ऐसे करने? नहीं, आप गणितीय जो रूप में क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है, जिसमें आप ये बना सकते हैं, प्रांत और परिसर शो कर सकते हैं, प्रांत सह प्रांत परिसर, उसमें आप इस विधि को यूज कर सकते हैं। जहां पे आप शो नहीं कर पाए बेटा, वहां पे आप, ठीक है, मैथमेटिकल रूप से करेंगे। तो अभी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, वो ले रहा हूं, आपको बोला है एफ एक्स बराबर 1/x, एफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 1/x, ठीक है। फिर बोला है परिभाषित फलन f जो है वो है r, f जो है वो है r स्टार के अंदर, ठीक है। और बोला है एक एक ही तथा आच्छादक आपको दिखाना है, r जो है स्टार वो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r स्टार, ठीक है, वो है ऋणोत्तर
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर स्टार। फिर बोला है, वो आगे देखेंगे अपन, तो पहले ये भाग आप समझ लें इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अब ऐसा नहीं, ऋणोत्तर का मतलब क्या है कि इसमें सारी वैल्यू है लेकिन जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/0 जब ले लोगे तो वो वैल्यू को इन्फिनिटी बना देगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं अपन एक एक पार्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले fx जो दिया है हमें 1/x दिया है। ठीक है, अब जब आप f 1/x यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा fx जो है वो 1/x है ना। चलिए, अब जब अपन बोलते हैं फर्स्ट एकेकी के लिए तो हम लिखते हैं यदि f of x1 बराबर f of x2 हो तो x1 बराबर x2 होने पर एकेकी होता है। जरा देखें, हमने लिखा f(x1) बराबर f(x2), 1/x1 बराबर 1/x2, x1 बराबर x2, अतः एकेकी फलन है। ठीक है, समझ गए ये बात? एकेकी फलन है कैसे किया? जब अपन ने वैल्यूज पुट करी यहां पर f of x1 बराबर f of x2, 1/x1 बराबर 1/x2, तो x1 बराबर x2 आ गया, तो एकेकी फलन है। अब सेकंड पॉइंट जो है वो अपन लेते हैं कि fx बराबर है y बराबर 1/x, तो x बराबर क्या आएगा बेटा? x बराबर आ जाएगा आपके पास 1/y। ठीक है, तो x बराबर 1/y आ गया। अब इसे आप और क्या लिख सकते हैं? देखो ये समझना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या किया मैंने यहाँ पे, fx को अपन y बोलते हैं ना, तो y बराबर 1/x लिखा, y बराबर 1/x लिखा, तो x बराबर कितना आ गया? 1/y आ गया। हो गया इतना, ये समझ में आ गया। y बराबर 1/x है तो x बराबर 1/y। अब ये x बराबर 1/y जो यूज कर रहे हैं अपन, यहां पे मैं fx बनाता हूं इसकी हेल्प से। तो f of x बराबर कितना बोला है? 1/x बराबर 1/1/y, जो कि हमें क्या देगा? y। तो f of x ने हमें y दे दिया। अब y में कौन कौन से मान है? ठीक है, fx में अगर y आ गया तो हम क्या बोलेंगे? y तो होता है fx, होता है ना, तो fx में y आ गया, अतः आच्छादक है। ठीक है, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो एकेकी, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया y बराबर fx वापस घूम के आ गया तो आच्छादक। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या बोला है आगे? इस प्रश्न में बोला है इसने आगे कि यदि मैं ये जो r स्टार से r स्टार पे जा रहा है उसकी जगह n से r स्टार कर दूं तब क्या चेंजेस आएगा? ठीक है, तो बोल रहा है वहां पे क्वेश्चन में यदि n to r स्टार कर दूं तब क्या चेंजेस आएगा? तो तब भी अपन वही विधि यूज करेंगे। तो मैंने विधि यूज करी आपकी n से स्टार के लिए, एकेकी के लिए, तो आप बोलेंगे f of x1 बराबर f of x2, तो 1/x1 बराबर 1/x2, तो x1 बराबर x2। एकेकी का काम तो हो गया, आता है एकेकी है। अब n से स्टार r स्टार में क्या हुआ? n से r स्टार में बेटा ये हुआ कि यहां पे जो प्रांत वाला भाग है वो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, और r स्टार है। अब आप सोच के देखो यहां पे, ठीक है, प्राकृत संख्याएं हैं और वहां पे r स्टार में बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो क्या कुछ ना कुछ छूट जाएंगी? यस, कुछ वैल्यूज अपनी छूट जाएंगी। जैसे कि मैंने ये बोला आपको, मान लीजिए
ये यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा के अंदर। अब यहां पे जो जो एन है वो ये रहा, आर स्टार ये रहा, ठीक है। आर स्टार के अंदर हमने क्या बोला था, हमने आर स्टार में बोला था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो ऋणोत्तर संख्याएं हैं, ठीक है। और एन में क्या क्या है, एन में प्राकृत संख्या है, तो मैंने 1 2 3 4 एंड सो ऑन कर दिया। अब जब इसमें कॉम्बिनेशन ये बनेगा तो आपको क्या बोला है, एफ एक्स बराबर 1/x। पहला यहां पे 1 भी होगा, ठीक है, यहां पे 1.1 1.2 1.3 2 2.1 इस तरीके से सब कुछ होने वाला है। तो जब 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा 1/1 से तो ये बन गया, 2 का बनेगा तो 1/2 1.5 आ जाएगा, है ना, सॉरी 0.5 आएगा, ठीक है, 1/2 इज 0.5, ठीक है। फिर 3 का बनाओगे तो 1/3 आ जाएगा, 4 का बनाओगे तो 0.25 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यू छूट गई आर के अंदर, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो बहुत सारी वैल्यू छूट गई। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः आच्छादक नहीं है, ठीक है, अतः आच्छादक नहीं है। आगे बात समझ में। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक एक की अपना डायरेक्ट चेक हो गया, एक का एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन जब आच्छादक की बात आई तो आपने चेक कर लिया, देखो दिमाग में आपकी इमेज तैयार रहनी चाहिए बेटा, यहां पे क्यों नहीं हुआ था, यहां पे आर से आर स्टार में था, तो आर के अंदर सारी वैल्यूज थी, तो सभी मान थे, तो वो सभी मानों को जब 1 अपॉन करेंगे तो सभी मान वापस रिवर्ट कर देगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे आर स्टार बोला था, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे एन ले लिया प्रांत में तो कंडीशन बदल गई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है उसमें बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला है फलनों की एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और जो फलन डिफाइन है वो n से n में है, ठीक है, n टू n में फलन डिफाइन है। करते हैं अब इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर बोला है, n से n में फलन डिफाइन बोला है। अब यहां पे एकेकी है क्या नहीं है पहले वो चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट में गए आप, लिखा आपने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, जब ये लिखेंगे तो यह बनेगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास वैल्यूज पुट करते ही, देखो यहां पे ये n से n में है तो x1 बराबर x2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस वाला तो चलेगा नहीं, स्क्वायर में है। अब स्क्वायर में है तो सिर्फ प्लस वाली जो वैल्यूज हैं वो केवल और n में क्या रहेगी, प्लस वाली रहेगी ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो x1 बराबर x2, अतः ये क्या हो जाएगा, एकेकी फलन हो जाएगा। अब आगे बढ़े, आच्छादक चेक करते हैं। देखो मैंने ये बनाया आपके लिए, ये और ये हो गया अपना, ये भी n है, ये भी n है, 1 2 3 4 5 6 so on, 1 2 3 4 5 6 7 एंड so on। हमको बोला है, ये क्या बोला है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा जाके यहाँ पे 9, 4 का होगा 16, ठीक है। एक का एक कॉम्बिनेशन आ रहा था इसलिए हमने एक एक ही तो हमारा आ गया था, और हमने यहां बोल दिया था इससे एक एक ही है। अब देखो यहां पे सहप्रांत जो है नॉट इक्वल टू परिसर, अतः क्या बोल सकते हैं हम,
आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो सारा जो खेल है वो डिपेंड करता है आपके फलन कौन सी समुच्चय में डिफाइन है। यहां पे प्राकृत संख्या के समुच्चय में डिफाइन था n से लेकर n तक, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बोल दिया कि जो फलन है वो एक एक ही है पर आच्छादक नहीं है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में बोला है z से z। क्वेश्चन में हमें बोला है z से z फलन सेम है शायद fx बराबर x स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट में बोला है fx बराबर x स्क्वायर और फलन जो डिफाइन है वो डिफाइन है f z टू z। ठीक है, z से z में डिफाइन है। z क्या होता है हमारा? पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन को पूरा ही समुच्चय बना के करके दिखाता हूं। देखो यहां पे हम बनाते हैं सबसे पहले, ये z हो गया हमारा, ये भी यहां पे z हो गया। दोनों में बोला है fx बराबर x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हो गया वैल्यूज कौन कौन सी होगी z में? -1 और इस प्रकार से चलेगी ना। ठीक है, तो ये बेटा अपन वैल्यू पुट करते हैं z से z के अंदर। अब z में अपने पास होता है देखो -1 -2, बीच में 0 1 2। ठीक है, ये इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो -1 का स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा? +1 बनेगा। ठीक है, और +1 का स्क्वायर भी +1 बनेगा। -2 का स्क्वायर बनेगा 4 बनेगा, और +2 का स्क्वायर भी 4 बनेगा। 0 का स्क्वायर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वैल्यूज और भी होंगी, यहाँ -1 -2 ये सब बिखरी हुई जेड में रह गई अपने। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए ना, पहले आपको ये n प्राकृत संख्या, z पूर्णांक, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है ये सब आपको पता होना चाहिए। जो प्री डिफाइंड समुच्चय है उनकी डिटेल आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी ऐप पर जाएंगे, वहां पे क्लास 11th का सेक्शन बना हुआ है, उस 11th के सेक्शन में समुच्चय पे जाएंगे। समुच्चय के अंदर मैंने बताया है कौन कौन से जो प्री डिफाइंड सेट है उसमें कौन कौन से होते हैं। तो n जो होता है वो प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है, z जो है वो यहाँ पे पूर्णांकों का समुच्चय है। n में 1 से लेकर गिनती चलेगी आपकी 1 2 3 4 5 और डैश डैश डैश। z में आपकी चलेगी गिनती माइनस वाले से लेकर प्लस वाले तक। तो माइनस के भी सारे आएंगे, प्लस के भी सारे आएंगे, बट पूर्णांक आएंगे मतलब पूरे पूरे। ठीक है, जीरो को सम्मिलित करते हुए। तो ये आ गया अपने पास इस प्रकार से। अब ये बता दो मुझे एक एक ही है क्या? एक एक ही है क्या? तो -1 का भी +1 आ रहा है, +1 का भी +1 आ रहा है, मतलब दो जॉइंट्स आ रहे हैं, दो जॉइंट्स आ रहे हैं, तो एक एक ही नहीं है। ठीक है, एक एक ही नहीं है। जब भी ये दो जॉइंट्स बन जाए एक एक ही नहीं है। उसके बाद आच्छादक है क्या? यहां पे -z में तो माइनस भी तो बैठा है, तो -2 -3 -4 सब छूट गए, तो खाली नहीं छूटना चाहिए था। तो आप क्या लिखेंगे? सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः आच्छादक नहीं है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो दे रखा है, थर्ड पॉइंट को क्वेश्चन उसमें दिया है हमें fx बराबर, थर्ड में दिया है x स्क्वायर r से r के अंदर, और ये दिया है हमें फलन जो डिफाइन है वो r से r में है। r जो होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब -अनंत से +अनंत तक सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं, आयोटा वाली छोड़कर या कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या छोड़कर। ठीक है, देखिए जरा इसमें क्या हो है। अब मैं इसी विधि से समझाता हूं आपको, जो जल्दी समझ में आएगा मेरे हिसाब से। जो स्टूडेंट का रेस्पॉन्स आ रहा है वो इस विधि से इजी पढ़ रहा है, तो यही विधि करो ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल वैलिड है। fx बराबर x स्क्वायर, r यहां पर भी है यहां पे भी है, ले ले संख्याएं, कुछ माइनस की ले लेते हैं
जीरो ले लेते हैं, प्लस की ले लेते हैं, पॉइंट की ले लेते हैं। ठीक है, जरा देखें स्क्वायर कर करके। तो 5 का ये -1 का स्क्वायर सबसे पहले +1, 1 का स्क्वायर अगेन +1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, +2 का स्क्वायर प्लस का 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 0.5 का 0.25, है ना। तो माइनस वाली वैल्यूज तो हमेशा छूट जाएगी। अब आर में माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, -1, -2, -3। अब एक एक ही है क्या? एक एक ही नहीं है। क्या बोलेंगे कि आप कोई भी एक एग्जांपल लेके बोल देंगे, एक के +1 के 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं, इसलिए एक एक ही फलन नहीं है। 2 प्रतिबिंब कैसे आ रहे हैं? एक तो -1 के साथ और एक +1 के साथ। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः आच्छादक नहीं। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। देखो इजी। अब आप अगर मैथमेटिकल फॉर्म में फंसे हुए हैं तो बेटा दिमाग आपको वहां से बाहर निकालकर यहां लगाना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 4th पार्ट है वो लेते हैं। f(x) बराबर एक्स क्यूब, f(x) बराबर एक्स क्यूब, और f जो डिफाइन है वो है n से n में। अब तो आपको ध्यान रहेगा n जो है वो प्राकृत संख्या का समुच्चय है जिसके अंदर 1 2 3 4 होता है। ठीक है, और 0 नहीं होता, माइनस की संख्या नहीं होती। ये हो गया अपना n, यहां पे भी आ गया n। ठीक है, दोनों आ गए n। n में अपने पास जो वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो फलन जो बोला है वो हमें बोला है f(x) बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, f(x) बराबर एक्स क्यूब। अब जरा देखिए 1 का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 का बनेगा 1 होता है इसमें, 2 का बनेगा 8 होता है इसमें, 3 का बनेगा 27 होता है इसमें। ठीक है, एक एक ही बन रहा है क्या? देखते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद 4 का होता है 64 एंड सो ऑन। लेकिन अब देखें अगर यहां पे तो 2 छूट गया, 3 भी छूट गया, 5 भी छूट गया। जो छूट गया तो अपन बोलेंगे बी, आप ये बोलेंगे बी के प्रत्येक अवयव का एक ही ए में प्रतिबिंब है, अतः यह एक एक ही फलन है। अब ये लिखने वाली थ्योरी है वो आप लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको यहां पे समझाने की ज्यादा कोशिश करूंगा क्वेश्चन। तो एक एक ही फलन है, बी के प्रत्येक अवयव का ए में एक ही अवयव है, एक ही प्रतिबिंब है, सॉरी, बी के प्रत्येक अवयव का ए के ए में एक ही प्रतिबिंब है, अतः बी के अवयवों का ए में एक ही प्रतिबिंब है, अतः क्या होगा? ये एक एक ही फलन होगा, है ना। एक एक ही फलन हो जाएगा 4th पार्ट में। तो एक एक ही तो हो गया। अब अपन को देखना है आच्छादक है कि नहीं है। ठीक है, आच्छादक देखें जरा, ये छूट गए ना, तो सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक नहीं है, एक एक ही है। अब आते हैं इसी पे 5th पार्ट जो हमको दिया है वो दिया है f(x) बराबर एक्स क्यूब, फलन जो है वो z टू z में है, मतलब पूर्णांक संख्याओं के, पूर्णांकों के समुच्चय में डिफाइंड है। अब पूर्णांकों का समुच्चय है तो जरा लेते हैं सॉल्यूशन में। ये बनाया हमने z, ये बनाया z,
ये एफ एक्स बराबर बोल दिया एक्स क्यूब, ठीक है। करें शुरू। यहां पे कुछ वैल्यूज ले लो, माइनस की भी प्लस की भी, तो -1 -2 0 1 2। देखें जरा क्यूब करके, -1 का क्यूब दैट इज -1, -2 का क्यूब दैट इज -8, 0 का क्यूब दैट इज 0, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब 8, ठीक है। एक का एक के साथ कॉम्बिनेशन आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो एक एक ही तो है, ठीक है। अब देखें आच्छादक है कि नहीं है, यहां पे कोई वैल्यू बच रही है क्या, तो देखो यहां पे कौन सी वैल्यू बच गई, यहां पे बच गया, एक आया 8 आया, तो बीच में 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया। पूर्णांक है तो इसमें पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आ सकती, तो उनका स्क्वायर भी नहीं होगा, तो यहां पे आप बोलेंगे सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि रेस्पॉन्स मिला है बच्चों, तो आपको ये मेथड थोड़ा इजी लग रहा है, तो मैंने इसी मेथड से आपको क्वेश्चंस कराए हैं। यहां पे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जेड से जेड के लिए ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, क्वेश्चन ही नाम दे देता हूं ना, थर्ड सेकंड आप देखते रहना। तो एफ एक्स बराबर है महत्तम पूर्णांक फलन, एफ एक्स बराबर ये एक्स है, इसे अपन बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। ये आर से आर में डिफाइन है, आर से आर में। अब आप देखें एक एक ही है, आच्छादक है और क्या है। सबसे पहले तो महत्तम पूर्णांक फलन सबको पता होना चाहिए। महत्तम पूर्णांक फलन मतलब बेटा ये होता है, यदि आपके पास x+1 है तो देगा x, यदि आपके पास x माइनस, ठीक है, x माइनस कुछ भी वैल्यू है तो ये देगा x-1, पीछे देगा एक, ठीक है। और यदि आपके पास x है तो ये देगा x। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लो, जिनके पास 3+h लिखा है उनको देता है ये 3, जिनके पास सिर्फ 3 लिखा है उनको देता है 3, और जिनके पास 3 - h लिखा है उनको देता है 3 - 1 = 2, ठीक है। तो ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन, अपना लिखने का तरीका। अब यहां पे जब r से r में ये डिफाइन है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके शुरू करते हैं अपन। तो यहां पे देखिए आर से आर में, तो एक एक ही और आच्छादक अपन को बनाना है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। अब डायग्राम के लिए यहां पे ये हो गया अपना आर और एक और आर, ठीक है, आर से आर में ये अपना फलन हो गया। और क्या बोला है, एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। अब यहां आर के अंदर सभी मान होते हैं, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी, और 0 पॉइंट वाले सब मान होते हैं। तो यहां पे कुछ मान ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिया -1 -2 -1.5 +1.5 2 3, ठीक है। अब जब आप इसमें बोलेंगे कि यहां पे ये क्या मान देगा, तो ये हमेशा पूर्णांक में कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को, है ना। जो भी मान होगा हमारे पास उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, पूर्णांक में बदल देगा। तो अगर पूर्णांक में बदल देगा तो आगे नहीं जाने देगा, पीछे लेके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव वालों के लिए समझा देता हूँ पहले। तो जैसे कि एक बार वैल्यूज थोड़ी पॉइंटों में लेते हैं ना, तो ये हो गया, मान ली पॉइंट में वैल्यू होगी अपने पास 0.5 1.5 2.6 3.2। अब जब इसमें ये अप्लाई होगा तो 0.5 कर देगा इसको 0, इसको कर देगा 1, ठीक है, इसको कर देगा 2, इसको कर देगा 3। तो यहाँ पे पॉइंट वाले वैल्यूज 0.1 0.2 -0.3 ये सब स्पेयर रह गई। तो एक बात यहाँ पे और है, अगर ये 0.5 को इसने 0 किया है तो 0.6 के लिए क्या करेगा, के लिए भी 0 कर देगा, है ना।
पीछे लेके आता है पॉइंट वाले में, तो ये अगर 0.7 है तो उसको भी क्या कर देगा, उसको भी 0 कर देगा। तो यहां पे एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहे हैं तो अपन बोलेंगे एक एकी नहीं है, ठीक है, एक एकी नहीं है। अब आते हैं यहां पे, क्या ये आच्छादक है, तो सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर। सहप्रांत जो है वो परिसर के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखो खाली रह गए, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचना चाहिए था, यहां पे एक्स्ट्रा बच रहा है, तो सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः आच्छादक नहीं है। ओके, तो ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अपन को बोला था महत्तम पूर्णांक फलन को चेक करके बताइए कि ये R से R के लिए एक एकी है कि नहीं और आच्छादक है कि नहीं। हमने बता दिया एक एकी नहीं है और आच्छादक नहीं है। तो बेटा कंप्लीट होता है ये अपना। अब आगे के वीडियो में करेंगे अपन आगे के क्वेश्चंस, तो बने रहना है और पढ़ाई करते रहना है बच्चों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना मई वाला जो अप्रैल वाला जो पेपर होने वाला है उसके फॉर्म भर रहे हैं बेटा, उनके लिए अपन जो पुराना जो अभी पेपर हुए हैं कंप्लीट जनवरी के अंदर, उसके पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मिलेंगे कहां पर, बिनोरी लाइव क्लासेस पर। तो जुड़े रहना है और पढ़ाई को अपना कंटिन्यू करना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।